राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो अब तक हम लेक्चर 3 में अलग अलग यूनिट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं। उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 है ये। और जैसा मैंने कहा था कि आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो आपको हर तरह की यूनिट्स का एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स हम आगे अलग अलग चैप्टर अलग अलग टॉपिक में यूज करते हैं। तो बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ये सब नाम तो हम सुने ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें सब वो नाम, मेरी ये कोशिश है कि आप मैक्सिमम यूनिट्स का नाम जो है यहाँ पे सुन लीजिए। ठीक है, और भविष्य में आपके काम ये बहुत अच्छे से आएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रैक्टिकल यूनिट। ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। एरिया के लिए हम कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट का यूज करेंगे? पहले तो हम बार्न का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बार्न का। आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में इसके बारे में, इस यूनिट में आप जो है थोड़ा बहुत चीजों को देखेंगे। ठीक है, इसका क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, और ये यूज का होती है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मेजर किया जाता है बार्न में। 1 बार्न जो है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है जो एरिया के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन से छोटा कौन सा एरिया हो सकता है ना। ठीक है, फिर सेकेंड हम क्या यूज करते हैं? एकड़। एकड़ ये जो है लार्ज एरिया के लिए यूज की जाती है। जैसे आप लोग जो है देखेंगे कि कोई जमीन ले रहा है तो कितने एकड़ की जमीन उसके पास है। ठीक है, तो एकड़ को हम किसके लिए यूज करेंगे? लार्ज एरिया के लिए यूज करेंगे। जब हम कोई लार्ज एरिया का मेजरमेंट करते हैं तो एकड़ में करते हैं। तो 1 एकड़ जो है वो किसके इक्वल होता है? 4047 मीटर स्क्वायर के ये जो है इक्वल होता है। वैसे हम यूज करेंगे, आपको बता दें, हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर यूज करेंगे। ये भी लार्ज एरिया के लिए ही यूज होता है। ठीक है, जैसे स्मॉल के लिए एरिया बहुत छोटी एरिया के लिए है, ये सब बड़ी एरिया के लिए इतने इनके पास इतनी हेक्टेयर की जमीन है ऐसे बोलोगे आप, इनके पास इतनी एकड़ जमीन है ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो हेक्टेयर यूज हो रहा है आपका। 1 हेक्टेयर जो है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सोचो, ठीक है, कितना स्क्वायर मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁴। कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी एरिया है। ठीक है, तो ये जो है हम यूज कर रहे हैं बार्न का, एकड़ का, हेक्टेयर का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 1 मिनट, मैं डस्टर लेके आ जाऊं। एक सेकेंड, डस्टर लेके आती हूँ। सॉरी। ठीक है, अब हम यूज करेंगे क्या? प्रैक्टिकल यूनिट। किसके लिए? मास के लिए। ठीक है, मास के लिए हम कितने टाइप की यूनिट यूज करते हैं हम वो देखेंगे अब। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मासेस। ठीक है, अब मास को कैसे किस किस यूनिट में यूज करते हैं? जैसे हम इसको टन में यूज करते हैं। ठीक है, टन बोलते हैं ना, और मीट्रिक टन बोलते हैं। मीट्रिक टन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 टन और 1 मीट्रिक टन किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है आपका 1000 kg के। जब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, जब हम उसको मेजर करते हैं, बहुत ज्यादा मास को मेजर करते हैं, तो हम टन में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और यूनिट का यूज करते हैं 1 क्विंटल का। ठीक है, वो 100 kg होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और यूनिट का यूज करते हैं
वन स्लग का, अब देखो स्लग आपने नाम नहीं सुना है कभी, एमसीक्यू बना के दे देगा तो आपको लगेगा स्लग किस चीज की यूनिट है, ठीक है, वो 14.57 केजी के बराबर होती है। उसके बाद आप सुने होंगे पाउंड, पाउंड तो सुने होंगे आप, वैसे भी एमकेएस में और एफपीएस में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो पाउंड सुने होंगे। पाउंड किसके बराबर होता है आपका 0.4536 केजी के बराबर होता है। इसमें केक वगैरह जब हम लेने जाते हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम में मास के लिए यूज होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है हम जब मास की बात करते हैं तो उस अमाउंट को बताने के लिए हम पाउंड का यूज करते हैं। जैसे केक वगैरह हमारे इंडिया का तो है नहीं, बाहर से है, ब्रिटिशर से आया है, तो उसमें क्या है कि केक मांगने जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि पाउंड बताइए, हाफ पाउंड, 1 पाउंड, कितने के पाउंड चाहिए, केजी में नहीं, ठीक है, तो पाउंड भी मास की यूनिट होती है, ठीक है। एक और यूनिट है उसको हम बोलते हैं 1 CSL, इसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट इसका नाम है, ठीक है ना। और जो है ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी, मास की। ये किसके बराबर होती है 1.4 टाइम्स जो है मास ऑफ द सन, सन के 1.4 टाइम्स मास के बराबर होती है। सोचो कितना बड़ा मास है, बहुत बड़े मास की बात की जाती है, लाइक प्लैनेट्स, स्टार और इन सब में, तब उस टाइप के मास के लिए CSL वगैरह का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम बड़े मास को तो मेजर कर लिया, अब हम छोटे मास के लिए भी यूज करते हैं। छोटे मास के लिए हम जो है एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, इसको हम AMU भी बोलते हैं, इसको हम 1U से भी दिखाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के। वो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये 1/12 जो है ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम का होता है, ठीक है। इस कार्बन एटम का 1/12 मास होता है, ठीक है। मोस्टली जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU के ऑर्डर का होता है। तो हमने देखा मास की यूनिट, इतनी सारी यूनिट यूज होती है, एरिया की यूनिट मैंने आपको बताया यूज होती है, ठीक है, इसकी स्मॉल यूनिट ये यूज होती है। तो मैं हर आपको एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का कहिए तो लार्ज के लिए और स्मॉल के लिए मैं जो है यूनिट्स आपको बताती चल रही हूँ। अब आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम, किसका, टाइम का, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। तो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। अब टाइम के लिए जो है हम कौन कौन सी यूनिट को यूज करते हैं, सुनिए आप लोग ध्यान से। एक तो हम क्या यूज करते हैं, सोलर डे यूज करते हैं, सोलर डे। ये क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन होता है, ठीक है, तो ये भी यूज करते हैं। दूसरा क्या यूज करते हैं, सेड्रियल डे, सेड्रियल डे यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार। यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, थर्ड क्या होता है, सोलर ईयर होता है, सोलर ईयर होता है। ये क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ये वो टाइम होता है। तो वन सोलर
ईयर जो है वो 365.25 सोलर डे के जो है एवरेज सोलर डे के बराबर होता है, और ये 366.25 सेड्रियल डे के भी बराबर होता है, सेड्रियल डे के भी बराबर होता है। सोलर ईयर हो गया। उसके बाद क्या है आपका, फोर्थ वाला ले लो आप, फोर्थ वाला सोलर ईयर है। इसके बाद आप ले लो ट्रॉपिकल ईयर। एक ट्रॉपिकल ईयर होता है, ट्रॉपिकल ईयर होता है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? इट इज द ईयर इन विच देयर इज टोटल इक्लिप्स। ठीक है, उस ईयर में जहां टोटल इक्लिप्स होता है उस वाले ईयर को हम ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। उसके बाद लीप ईयर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, उसमें जितने डेज होते हैं, और इसमें फरवरी में 29 डेज होता है, टोटल ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 365.25 डेज होते हैं, सोलर डे होते हैं एक सोलर ईयर में। और जब ये जो है 4 साल बाद जब ये 0.25 जो कंप्लीट हो जाता है तो 1 डे बनता है एक्स्ट्रा, तो वो 366 डेज हो जाता है उस बार। और वो वाला जो एक्स्ट्रा डे बनता है उसे हम फरवरी में काउंट कर लेते हैं, तो उस बार फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, तो ये लीप ईयर हो गया। इसके बाद आपका लूनर मंथ भी होता है, लूनर मंथ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, अब सन के नहीं, अर्थ के। ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट। तो 1 लूनर मंथ जो है वो 27.3 डेज के बराबर होता है। शेक एक यूनिट होती है, शेक, ये जो है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है किसकी? ऑफ टाइम की। ठीक है, 1 शेक जो होता है, 1 शेक जो होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है। सोचो कितना छोटा है। ठीक है, शेक योर हैंड, तो 1 शेक होता है। ठीक है, यूनिट्स में मैंने डिस्कशन कर दिया है, आपको मोस्टली सारी यूनिट जो है इस लेक्चर 4 में पता चल चुकी है, किसको कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं, लार्ज के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं, चाहे वो लार्ज मास हो, चाहे वो लार्ज एरिया हो। ठीक है, हाँ, और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो उसमें था लाइट ईयर। तो देखो लाइट ईयर टाइम में कहीं नहीं आया है, वो लेंथ के लिए होता है। ठीक है, बाकी इसमें सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर ऐसे आता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ईयर तो टाइम की यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट, तो इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं, लाइट ईयर भी टाइम की नहीं, लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। तो ढेर सारे अगर एमसीक्यू में ऑप्शन दे के पूछ रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपको हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, तो किसके बराबर होगा? n इंटू 10⁻x के। हम इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन होता है उस नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये स्मॉल n क्या होता है? ये स्मॉल n जो है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है सबसे पहले हम उसको 10 टू द पावर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस वाले नंबर को ऐसा लिखते हैं कि जो 0.5 और 5 के बीच में ही रहे। ठीक है, उसके बाद जो है जो पावर हम इस 10 टू द पावर पे चढ़ाते हैं वही जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे x जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 2 7 5 3 0 0 0 0 0, इसको इस नंबर का मैं अगर पूछ रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में इसे लिखेंगे। ठीक है, मान लो ये n कोई मैंने नंबर दिया तो इसे आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे
और ऐसा लिखेंगे कि ये जो n है वो इन दोनों के ही बीच में रहे। तो अगर हम 2.7 इसको कर दें, ठीक है, तो ये जो है 0.5 और 5 के बीच में है। तो ये करने के लिए हमको 10 टू द पावर कितना पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 आपको पावर इस पे लेना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब इधर से दशमलव इधर लेके जाते हैं डेसिमल को, जब लेफ्ट में लेके जाते हैं तो प्लस पावर आता है 10 टू द पावर, और राइट में जब उसको मूव कराते हैं तो आपका माइनस पावर आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये नंबर इन दोनों के बीच में आ गया। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा आपका, वो क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की जगह 9 है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख लिए। जैसे एक और मैं नंबर आपको दे रही हूँ, मान लीजिए 0.000005896 ऐसा कोई नंबर है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लिखेंगे कि ये वाला n जो है वो 0.5 और 5 के बीच में आए। तो अगर हम 5.8 लिख रहे हैं इसको, ये देखिए, अगर हम 5.8 लिख रहे हैं तो ये 5 से बड़ा हो गया, तो 5.8 लिखना सही नहीं होगा, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसको 0.5 लिख देंगे और 896। अब ये देखिए इन दोनों के रेंज में है, तो इसको लिखने के लिए हम इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 -6 पावर लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल राइट साइड चल रहा है तो 10 टू द पावर पॉजिटिव पावर आता है, ठीक है, अरे सॉरी निगेटिव आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इस नंबर के फॉर्मेट में हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू -6 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप निकालना सीख लिए। एक तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू ही इसका बनाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये जो नंबर लिखते हैं n का, वो 0.5 और 5 के बीच में ही आएगा, तभी वो हम उसके बाद जो 10 टू द पावर होगा वही फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे इसको हम 5.8 इंटू 10 टू द पावर -7 लिख सकते थे, लेकिन अगर तब लिखते हैं तो फिर तब वो हम -7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है। तो ये समझिए आप, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे न्यूक्लियस जो है, एटॉमिक साइज जो है न्यूक्लियस की क्या होती है, 10 टू द पावर -14 मीटर के बराबर होती है, जो लेंथ होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -14 होता है। एटम की कितनी होती है, -10 मीटर के बराबर होती है, तो यहाँ पे -10 होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 10 टू द पावर -7 मीटर के बराबर होती है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -7 होता है। मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 10 टू द पावर 7 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 होता है। ऐसे करके तमाम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने आपको जो है पूरा एक कंप्लीट जो है पढ़ा दिया लेक्चर 4 में, यूनिट के बारे में और जो है मेजरमेंट के बारे में। और थोड़ा सा आप जो है एक डिफरेंस समझिएगा मास और वेट में, ठीक है। बहुत लोग वेट को ही मास समझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मास जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। मास जो है वो किसका मेजरमेंट होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, जबकि वेट जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं होता है। मास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जबकि वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता है। वेट जो है वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, ठीक है। वैसे ही आपका जो है मास एक नंबर है, मान लो कांस्टेंट है, जबकि वेट एक फोर्स है, ठीक है। वेट को हम, मास को हम m से दिखाते हैं, लेकिन वेट को हम mg से दिखाते हैं। ये इनर्शिया का मेजरमेंट है, तो ये ग्रेविटी का मेजरमेंट है, ठीक है। ऐसे आप जो है मास और वेट को के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा, ताकि आगे जब हम मास और वेट कहें तो आप कभी ना कंफ्यूज हो कि मास और वेट सेम होते हैं। तो यहीं पे हम करते हैं लेक्चर को खत्म। कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं ट्राई कर रही हूँ
कि मैं और अच्छे ऐसे लेक्चर बनाऊं, नॉलेज वाले लेक्चर बनाऊं, क्योंकि अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन कर रहे हैं तो आप पूरा रिवीजन करिए, सब कुछ पढ़िए इसमें, ठीक है। क्योंकि हम जो है हायर लेवल का पीजीटी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको उस लेवल का थोड़ा अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहिए, थोड़ी और चीजें जाननी चाहिए। और ये लेक्चर सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है, ये कोई भी बच्चा देख सकता है, नीट का बच्चा देख सकता है, जेई का बच्चा देख सकता है, उसके बाद जो भी टीचर लाइन की जितनी भी प्रिपरेशन है फिजिक्स के लिए आप, या साइंस के लिए जिसमें फिजिक्स भी आता है उसके लिए आप ये देख सकते हैं, टीजीटी के लिए भी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये रिवीजन करा रही हूँ, इसीलिए इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ। एक बार मैं कंप्लीट 11th-12th का जो है हर टॉपिक का रिवीजन करा लूंगी, तो उसके बाद से हम जो है एक अलग प्लेलिस्ट बना करके फिर इन्हीं टॉपिक के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप ये रिवीजन कर लीजिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब मैं धीरे धीरे पहले ये लेक्चर खत्म कर लूँ, ये ढेर सारे जो भी सीरीज को मैं खत्म कर लूँ, ठीक है, रिवीजन सीरीज को, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो बनाऊंगी, तो हर टॉपिक का क्वेश्चंस ले लेके आपको समझाऊंगी। आप ये लेक्चर पहले देखे रहेंगे तो आप लोगों को कुछ भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम सीखेंगे डायमेंशन के बारे में और हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे और अपनी रिवीजन को और इनहेंस करेंगे, क्योंकि हमारे पीजीटी के एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।